गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास है हमारी, वो आज हमारी क्लास फोर्थ है और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इस समय अपने मिशन यूपी टॉप में डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, विनिर्माण उद्योग के बारे में हम देख रहे हैं और आज की क्लास है फोर्थ हमारी। फोर्थ पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। ये थोड़ी जो है ये 7 में कंक्लूड होगा, 7 पार्ट्स में, क्योंकि इसमें जो है वैसे हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे और अदरवाइज अगर डिस्कशन के बारे में बात करें तो ये टॉपिक्स बहुत ब्रॉड है। क्लियर? तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के बारे में। तो हम पहले रिकैप कर लेंगे कि हमने अभी तक जाना इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर द प्रोसेसिंग फॉर अ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देन हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज के बारे में देखा और देखा कि कौन सी इंडस्ट्रीज कैसी होती है। इसके बाद हमने इसका महत्व, इसका सिग्निफिकेंस देखा कि क्या है हमारे लिए। ठीक है, इसीलिए बैकबोन कहते हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्रीज के बारे में। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कृषि और उद्योग के बारे में। कृषि और उद्योग अलग ना, डिफरेंट ना होके ये दोनों सिमिलर रहते हैं और जिनका वर्क कंडीशन है वो लाइक एक हेड एंड टेल्स की तरह रहता है। या मैं बात करूं एक रथ के दो पहिए की तरह, बिना एक पहिए के दूसरा नहीं चल सकता। और तो इसी तरह से फिर उसका कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है। देन हमने पढ़ा जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी लोकेशन के बारे में, कि कोई भी इंडस्ट्री हमको लगाना है तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में एक विधिवत नॉलेज होना चाहिए। साथ में जहां हम लगाने जा रहे हैं वहां की ज्योग्राफी, पर्टिकुलर एरिया की जरूर पता होनी चाहिए, है ना। इसमें जितना भी आता है ज्योग्राफी में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, इंफ्रा को इंडिकेट करता है कि वहाँ का बेटर होना चाहिए। तभी जो आपका इनपुट है तो आउट इनपुट जितना करेंगे आउटपुट आपका बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिटेबल रहेगा। क्लियर? देन हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण देखा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे, एग्रो वेस्ट एंड मिनरल्स। वैसे मैं बता दूं आपके इसमें सिर्फ हम यही दो देखेंगे और कोई नहीं पढ़ने वाले हैं ना तो कोई। हाँ, ये मैं बताता चलूंगा कौन सी हैवी है, किसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, कौन मेन रोल में आती है। वैसे जो आधार है वो दो ही है, रॉ मटेरियल के आधार पे कृषि आधारित, क्लियर, और खनिज आधारित। कृषि में हम पढ़ेंगे आपके इसमें सिल्क, कॉटन, कॉटन, जूट एंड शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुगर के बारे में पढ़ेंगे, शुगर इंडस्ट्री के बारे में। ये हम एग्रीकल्चर से बेस्ड 4 इंडस्ट्रीज देखेंगे। यहाँ पर भी लिखा है कॉटन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल एंड शुगर। क्लियर? इन चारों को हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है हमारा खनिज बेस्ड में हम बात करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आयरन को, स्टील को, सीमेंट एल्यूमिनियम को एंड पेट्रोकेमिकल्स को। ठीक, 4 इसमें बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे हम, जो इन्वेस्टमेंट हाई होता है। अगर बात करें रेट के आधार पे वो भी हाई होता है। ठीक है, तो मेन रोल भी इनका होता है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में रोल में बात करें तो बेसिक यानी आधारित, आधारभूत और उपभोक्ता के आधार पर बात करेंगे। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल की बात करेंगे, है ना। लार्ज स्केल की बात करेंगे, स्मॉल में 1 करोड़, लार्ज में 10 करोड़। क्लियर? देन हम बात करेंगे
स्वामित्व के आधार पे बात की थी कि पब्लिक प्राइवेट, है ना, पब्लिक प्राइवेट पीपीजेसी, है ना, पीपीजेसी, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट कोऑपरेटिव के आधार पे। इसके बाद हमने वेट की थी बल्क वेट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट, जो कच्चा माल और उत्पादित माल की मात्रा और उसका वजन के आधार पे बात की थी हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज, मतलब भारी और हल्की, है ना। तो इतना हमने अभी तक डिस्कस किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने रिकैप किया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की थी जिसमें हमने तो कृषि आधारित उद्योगों में कॉटन, कपास, जूट, पटसन, सिल्क, सूत, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल्स, पेट्रोल की बात, वो सॉरी, जो हमने पल्म ऑयल की बात की थी, एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये सब किस पे बेस होती हैं? एग्रीकल्चर कृषि के रॉ मटेरियल पर आधारित होती हैं, कच्चे माल पे आधारित होती है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिस्कस करना है तो हम इसे वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे कि वस्त्र उद्योग किसे कहते हैं। ठीक, वस्त्र उद्योगों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पे अगर आप देखो तो वस्त्रों का जो अपना अलग महत्व होता है। जो वस्त्र होते हैं वो कहीं किसी कंट्री के अपनी जो कल्चरल जो है वैल्यूज को या मोरल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, कल्चरल फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं, है ना। सांस्कृतिक जो स्वभाव होता है या जो फीलिंग्स होती है उसको दिखाता है। जैसे भारत की धोती कुर्ता, है ना, इसी तरह से अलग अलग अपने अपने कल्चर्स डिफाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ के वस्त्रों के आधार पे। तो इनका महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स आते हैं जो मतलब वर्क करते हैं और साथ में कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और तथा आत्मनिर्भर है। इसमें जो रॉ मटेरियल है वो लो कॉस्ट पे मिल जाता है और इसके जो फिनिश प्रोडक्ट हैं विद द हाई क्वालिटी एंड वैल्यू एंड प्रॉस्पेरस के आधार पे ये अच्छी कीमत में मार्केट में बिकते हैं। जिससे क्या होता है कि उत्पादन और जो प्रॉफिट और उसमें अच्छा खासा एक अंतर आ जाता है। इस आधार पे वस्त्र के आधार पे हम अगर बात करें कि कितना प्रोडक्शन और कितना क्या होता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भारत की, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट करती है टोटल 14% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में जितना उद्योगों से विनिर्माण उद्योग से होता है उसमें 14% जो है सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रहता है जीडीपी के आधार पे। अब इसमें 35 मिलियन पीपल्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। 35 मिलियन पीपल्स, 35 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर in India. Clear? In terms of employment generation, this industry is second largest after the agriculture. Clear? Textile industry is the second largest industry for generating of the employment की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड जनरेटिंग जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। कृषि के बाद कृषि सबसे टॉप पे क्योंकि कृषि पे मोस्ट ऑफ द 60% पीपल्स जो हैं वर्क करते हैं। ठीक, इट अर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 24.6% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये टोटल अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पे विदेशों से कितना ये
मिलता है इनको 24% मिलता है पूरे इंडस्ट्रीज के आधार पे। 24%, 24.6% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू द जीडीपी की बात करें 4% है कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल जीडीपी में। टोटल जीडीपी में 4% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। इट इज ओनली industry in a country which is self-reliant and complete in the value chain। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वैल्यू चैन जो है कंप्लीटली एक दूसरे से बंधी हुई है, आराम से वर्क करती है। ठीक है, अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करेंगे कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। रॉ मटेरियल में अगर बात करेंगे तो कॉटन यूज होता है ना, सिल्क यूज होता है। ठीक, इसके बाद कॉटन और सिल्क के बाद जूट की बात करते हैं हम लोग, है ना। और इसके बाद शुगर की बात करेंगे, शुगर इंडस्ट्रीज की, वो एग्रीकल्चर से ही सेक्टर से है, शुगर का अपना अलग महत्व होता है। तो हम डिफाइन करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। ठीक, डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पर एक जो चित्र है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कॉटन में, उसे हम कहते हैं रेशा यानी रेशम उत्पादन। ठीक है, नहीं, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ठीक, सूत उत्पादन की बात करते हैं तो सूत का जो रेशा होता है, इसका जो कैसे कॉटन बनता है उसका, नहीं वो सिल्क का वीडियो है सॉरी। ठीक है, रेशा उत्पादन, पहले सूत को बनाना, सूत वस्त्र को कॉटन को प्रोडक्शन करना होता है, इसे कच्चा रेशा कहते हैं। ठीक, उत्पादन के टाइम फिर धुनाई और कताई की जाती है। तो कताई करने के बाद बन जाता है सूत। पहले कुछ नहीं होता सूत, पहले नॉर्मल ऐसे ही होगा और उसे हम कच्चा रेशा बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद धुनाई उसकी कताई हो जाती है तो वो सूत बन जाता है, और उसके बाद जब बुनाई होती है तो वो कपड़ा बन जाता है। फिर रंगाई व परिष्करण होता है तो वो वस्त्र या गारमेंट बन जाते हैं और वस्त्र विनिर्माण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो सबसे पहले उत्पादन होगा, फिर उसमें धुनाई कुताई होती है तो सूत तैयार होता है। सूत तैयार करने के बाद सूत को पिरोया जाता है एक दूसरे में करके लाइन से सही से, तब वो कपड़ा बनता है। अब कपड़े के बाद फिर वो सिलाई करना होता है या रंगाई या परिष्करण जो भी उसमें करना होता है, करने के साथ साथ वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल में। तो ये सबसे पहले 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी मिल, कॉटन की मिल, पहली मिल की बात करते हैं। महात्मा गांधी लीड एम्फेसिस ऑन द स्निपिंग्स ऑफ yarn एंड बियरिंग खादी टू द वीवर्स कुड गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो खादी के बुनने से लेके, उसको पैदा करने से लेके, उत्पाद करने से लेके, बुनने से लेके पहनने तक की जो क्रिया है उस सब में जो है एम्प्लॉयमेंट देता है। गांधी जी ने इसको प्रमोट किया था। ठीक, in the early years, the cotton textile industry was concentrated in a cotton growing belt of the Maharashtra, Gujarat। अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द कॉटन कहाँ पे मिलेगा आपको, तो महाराष्ट्र में मिलेगा। और महाराष्ट्र के साथ साथ काठियावाड़ वाला जो जिला है, किसका, उत्तर प्रदेश सॉरी, जो ये वाला एरिया है गुजरात का, उसमें मिलता है ना। आप देखेंगे तो ये जो कर्व लेता है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली है और ये सूरत उरत है एरिया। ठीक, तो इस एरिया में, ये वाले एरिया में आपको मिलेगा कॉटन गुजरात की। और महाराष्ट्र तो फुल रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लोकलाइजेशन। इसके लोकलाइजेशन के लिए सबसे पहले कच्चा माल होना चाहिए, फिर मार्केट होनी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबर उपलब्ध होना चाहिए, और जो नम बढ़िया क्लाइमेट होना चाहिए। इस ये सब जो चीज़ें हैं, ये कॉटन के टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती है, कॉटन की जो सूत की जो सॉरी कपास की जो वो सूत या कपास की जो इंडस्ट्री होती है,
कपड़ा उद्योग होता है वो वहीं पे सेटअप किया जाता है। स्निपिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज है स्निपिंग्स, गुजरात एंड तमिलनाडु में। एंड ये तो अलग अलग है यहाँ पर थोड़ा, ठीक। और वीविंग्स इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, प्रोवाइड द scope of the incorporating traditional silk design of weavings, cotton, silk, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी की बात की जाती है। तो इसकी जो स्नैपिंग और ये जो किया जाता है महाराष्ट्र में, इसका उगाया जाने वाली की बात करें और उसे कटाई की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में होता है। फिर इसको अलग अलग सूतों में बनाया जाता है, मतलब एक कपड़े में बनाया जाता है जो कि हमने बात की थी। तो वो जो है बहुत डिसेंट्रलाइज है और यहाँ पर ट्रेडिशनल जो है स्किल के आधार पे काम किया जाता है। फिर इसकी रंगाई गई के लिए कॉटन को अलग अलग उसमें ले जाया जाता है। कॉटन इज अ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। जो कॉटन है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बात करें तो जापान में, यूएसए, यूके, रशिया, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और पूर्वी यूरोपों में भी भेजा जाता है, यूरोपीय देशों में भेजा जाता है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका के जिसमें भेजा जाता है। तो ये कॉटन का प्रोडक्शन हुआ भारत के रेफरेंस के आधार पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। गॉट इट और नॉट? अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे इसके इंडिया में इसके डेवलपमेंट को लेके, जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक, भारत में वही पुरानी और तकनीक के आधार पे वर्क होता है, इसलिए कंपटीशन जो है ग्लोबल मार्केट में नहीं दे पाता है, जिससे इसका थोड़ा डाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरानी तकनीक यूज होती है। लो आउटपुट ऑफ द लेबर, लेबर स्किल्ड नहीं होते हैं, इसलिए आउटपुट जो है वो लो रहता है। स्टिफ कॉम्पिटिशंस, टफ कंपटीशन, टफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक रबड़ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो सिंथेटिक रबड़ अब आती है, पहले रबड़ क्या थी जो अभी भी जो है जो प्राकृतिक है वो सही है। सिंथेटिक रबड़ जैसी बनाने के बाद आप प्योर रबड़ को कैसे मार्केट में टफ टक्कर दे पाओगे, ठीक है। इरेटिक पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आप ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो टेक्सटाइल सिंथेटिक आधार पे उनकी अवेबिलिटी फाइबर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्योर कॉटन की, ठीक है। लैक ऑफ न्यू मशीनरीज, नीड ऑफ ग्रेड अप स्पेशली इन द वीविंग्स एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब उसको कताई करने के बाद जब धागा पुखाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, तो उसमें अच्छा होना चाहिए टेक्नोलॉजी और पावर सप्लाई, और उसके बाद जब कपड़ा बनता है तब होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जूट की मैं बात करूं, जूट इज द किंगडम ऑफ फ्राइड ऑर्स नाउ ब्रेनिंग जीआरबी चेक आउट ऑफ द लेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मेमोरी नहीं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल, इसको काट देना जो भी है, पता नहीं भी इसके बारे में, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल एंड जूट गुड्स। जो इंडिया है, भारत जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान किसका, जूट का, ठीक। फर्स्ट जूट मिल जो है कलकत्ता में 1859 में खोली गई थी। रिशु रिशुरु में रिशुरु में खोली गई थी। फर्स्ट मिल कोलकाता में। जूट की सबसे पहली मिल कहाँ खोली गई थी? कोलकाता, 1859 में रिशुरु में खोली गई थी। इट स्टैंड सेकेंड इन द second jet exporters of the Bangladesh after partition in 1947. Jute mills remained in India. Three-fourths of the jute producing areas went to the Bangladesh and first war फर्स्ट वाइल की बात करें ईस्ट पाकिस्तान, पहले का ईस्ट पाकिस्तान में जो बट गया था, उससे पहले पूरा बंगाल एक हुआ करता था। और पूरे बंगाल में बात करें हम तो पूरे बंगाल में प्रोडक्शन होता था और मोस्ट ऑफ द जो मील थी वो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश, पश्चिम बांग्लादेश में लगी हुई थी। पार्टीशन के समय 1947 के बाद बांग्लादेश में एक तिहाई की बात करें, वन थर्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर चला गया जहाँ जूट होता था, और एक पार्ट सिर्फ भारत में बचा जिससे उसकी डिमांड जो है मांग फुलफिल नहीं हो पा रही है।
जूट इंडस्ट्री लोकेटेड अलोंग द हाई जो हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। पूर्व वेस्ट बंगाल का जो हुगली नदी है उसके जो सराउंडिंग वाला एरिया है जो उसके है, तो वहां पर जूट इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? The factors are responsible for the local jute mills. Jute mills is the Hooghly Basin or West Bengal largest producer of the jute in India. जूट की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुगली बेसिन से होता है पूरे भारत का। अबेंडेंट एक्सपेंसिव वाटर फ्रॉम द हुगली रिवर्स इज प्रोसेसिंग रॉ जूट्स, एंड जो अवेलेबल है इनएक्सपेंसिव, जो आराम से उत्पन्न जो उत्पादित जल है, क्योंकि उसको सफाई कतनाई कताई और रंगाई में वाटर की ज़्यादा डिमांड होती है, तो इस वजह से हुगली रिवर के साइड में उसको अच्छे से कर लिया जाता है बिना कोई रोक टोक के। फास्टर चीफ लेबर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, फास्टर सबसे अच्छे और कम चीप लेबर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। अब पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो राज्य हैं वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश हैं, तो सब वर्क करने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। सपोर्ट जो है बाय द गुड नेटवर्क इन रेलवेज का है, रोडवेज अच्छा है, वाटर पे भी अच्छे अवेलेबल होता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से, कोलकाता से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से बात करते हैं। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द मिल, मिल के रॉ मटेरियल को फैसिलिटेट करता है अच्छे से। एक्सपेंसिव मतलब इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती कीमत पे। वाटर ट्रांसपोर्ट कलकत्ता से अवेलेबल होता है जूट के सामान को भेजने में। बीइंग लार्ज अर्बन सेंटर है, जहाँ पर मार्केट मिल जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर फैसिलिटीज मिल जाती हैं अवेलेबल कोलकाता में। किसके लिए? जूट कंपनी के लिए। अगर हम बात करें लेटेस्ट चैलेंज क्या बढ़ गए हैं जूट फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में जो रिफॉर्म्स जो होते हैं जूट फैसिलिटी उसमें अच्छे से बढ़ गए हैं। सिंथेटिक रबड़ जो है मार्केट में आ चुकी है, तो इसलिए जो ओरिजिनल रबड़ है, जूट है, जो फाइबर, हाँ जूट है, जूट से फाइबर बनता है, तो उसको टफ कंपटीशन मिल रहा है फाइबर जो है जूट से, उस, हाँ जूट से, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स सबसे कम होता है और कंपेयर टू जूट। जूट से अगर आप फाइबर बनाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और सिंथेटिक खरीद लेंगे तो कम पड़ता है। जूट कल्टिवेटेड इज expensive and hand stiff competitions in international market from the substitute is being changed. Bangladesh is a big challenge for the competitors in Brazil, Philippines, Egypt, Thailand एंड अदर्स। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और उसके साथ साथ ब्राज़ील भी, फिलीपींस भी, इजिप्ट भी और थाईलैंड भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जूट क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर खेती कम और वो ज़्यादा होती है। अब इसमें हम देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग और रेशम उद्योग। तो यहाँ बेंगलुरु, यहाँ सब रेशम उद्योग होता है। काठियावाड़ सूती वस्त्र उद्योग, ये देखो आप पोरबंदर और उसका है, ठीक है। अहमदाबाद में भी होता है, बड़ोदरा में भी होता है, सूरत में भी होता है और मुंबई में भी होता है। सूत वस्त्र उद्योग का उत्पादन कानपुर और आगरा में भी किया जाता है, उत्तर प्रदेश में मुर्शिदाबाद में भी और हुगली में भी, वर्धा, जलगांव और इसमें सब देवाशीष, उज्जैन तक जो है वो सूती वस्त्र मिल जाते हैं। फिर हम अगर ऊनी वस्त्र की बात करेंगे तो ये आपके बीकानेर में है, पानीपत में है, अमृतसर में है, श्रीनगर में, जहाँ पर इसकी पहले डिमांड होती है, वहीं पर इसकी इंडस्ट्री मोस्टली सेटअप है। अगर रेशम की बात करें तो रेशम मोस्टली जो है वो अदर कहीं नहीं मिलता है, छुटपुर मिलता है, और महाराष्ट्र और रीजन में जो है इसको अच्छे से है। तो ये आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेलगांव यानी कर्नाटका में मिल जाता है, और इसके बाद ये मैसूर में मिलता है, बेंगलोर में मिलता है, लूलार में मिलके जो है इसको काम कर लिया जाता है, उत्पादन कर लिया जाता है। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे इसमें एक और इंडस्ट्री है, उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारी आती है शुगर की इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसको गन्ने की फैक्ट्री बोलते हैं। इंडिया स्टैंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के रेफरेंस में भारत दूसरे नंबर पर है उत्पादन में, बट ऑक्युपाई द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ द शुगर एंड खांडी। अगर खांड सारी और
गुड़ की बात करें, खांडसारी गुड़ की बात करें, तो इसमें प्रथम स्थान रखता है उत्पादन के आधार पे। शुगर मिल्स इन इंडिया सेपरेट जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात जो हैं इससे स्प्रेड हुए हैं, यहाँ तक जो है फैलने देखने को मिलेगा। इसकी लोकेलिटी की बात की जाती है। इन द रिसेंट ईयर की बात करें, देयर इज द टेंडिंग्स फॉर अ मील ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ साउथ वेस्ट जो है इंडस्ट्रीज, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करते हैं, उस रीजन में लड़ाई करना जो है, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, चीनी उद्योग की बात कर रहे थे। ये विश्व में दूसरा स्थान है, गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान रखता है। और इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, जिसमें उनसे प्रॉब्लम्स आती हैं। ढुलाई में इसके जो है सुक्रोज का मात्रा घट जाती है, क्योंकि अगर सुक्रोज क्या होता है ना, सुक्रोज वो चीज़ होती है उसकी मिठास गन्ने की। अगर इसी तरह सुखाया गया ज़्यादा, उसको बहुत देर तक उसकी धुलाई की गई, तो उसका सुक्रेस जो है चले जाते हैं। इसीलिए इतना उसको धुलाई और उसके लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। चीनी मिल उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लगी हुई हैं। और लगने के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं उस पर आधारित हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली। चीन की मिलों का जो 60% है प्रतिशत उत्तर प्रदेश, बिहार में है। और उद्योग मौसमी और अंततः सहकारी जो है क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हैं। ये सब जितने भी डेवलपमेंट के बेस बताए जा रहे हैं वो सब हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी जो है मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ है गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा का होना। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की गुणकारी, इसके अतिरिक्त इनकी सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो डिस्कस किया है वो से चैलेंजेस हैं, पर फिर भी हम उसको डेवलपमेंट के आधार पे निर्माण करें। तो यहाँ पर हमने आज जो डिस्कस किया शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री के बाद सूती वस्त्र हुआ, सूती वस्त्र के बाद कपास हुआ, जूट हुआ जिसे हम पटसन बोलते हैं, उसके उत्पादन की बात करते हैं, है ना। तो ये सब आज तक का इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।